नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सीट 8 दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो पेपर आपका 12 जनवरी 2023 को हुआ था, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम आपका 5 से 10 नंबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर सेट में। इसीलिए आपके हर सेट को आपको प्रीवियस ईयर पेपर को साथ में लेके चलना होगा, और इसीलिए आपका पेपर बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने से। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब ये आपका एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है, क्लास आपके 4th का, कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए बातों को आप विचार कीजिए। हम आपको एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है उसकी भी, और जो पुरानी बुक है उसकी भी आपको एनसीईआरटी बुक की क्लास आपको जल्दी से प्रोवाइड कराऊंगी। क्लास 3rd के एनसीईआरटी न्यू बुक और पुरानी बुक क्लास 4 और क्लास 5th की जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी, जिसे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी की बुक से। तो क्वेश्चन है कि हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए आपका कि अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी दिया है कि यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 किलोग्राम होता है। ऑप्शन सी में दिया है कि इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। ऑप्शन डी है कि हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। इसमें सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दिया है कि ए बी सी सही है, बी में दिया है कि बी सी डी सही है, सी है कि ए और डी सही है, और डी में दिया है कि बी और सी सही है। इसका कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जगह डी, बी और सी इसका राइट होगा आंसर। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का होता है, और इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही पसंद है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बी और सी, इसका कथन इसमें सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए थेम्य थेम्म, ऑप्शन बी मुडियट मुडियट, ऑप्शन सी वेलाकाली, ऑप्शन डी ए कलरी कलिरिपेट्टू। तो इसका राइट होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका कलरीपयट्टू, इसका राइट होगा आंसर। ये कलरीपयट्टू क्या विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक की मानी जाती है? क्या मानी जाती है? विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट के बारे में ये प्रसिद्ध है। कौन सा आपका हो जाएगा कुरली करली पट्टी करलिए पट्टू, आपका इसका राइट होगा आंसर आपका। जो विश्व की पुरानी मार्शल जो आर्ट तकनीक मानी जाती है, इस कला का उद्भव कहाँ होती है आपका? तो उत्तर दक्षिण भारत में होती है। उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये आपका इसका उद्भव होता दक्षिण भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। कलरी जिसका अर्थ क्या होता है आपका? तो कलरी जिसका अर्थ होता है आपका, ये होता है इसका स्कूल या आपका व्यायामशाला, जबकि दूसरा शब्द दिया है कि पायट्टू का अर्थ होता है व्यायाम करना। इसका संधि करेंगे तो इसका राइट क्या हो जाएगा? कलरी का मतलब होता है स्कूल या व्यायामशाला जहाँ योग करते हैं। अब पयट्टू का क्या हो जाएगा आपका? तो पयट्टू का अर्थ हो जाएगा व्यायाम करना। मानता है कि कलरी पयट्टू का स्वयं भगवान शिव ने बनाया है। इसको किसने बनाया है? तो इसको भगवान शिव ने बनाया है। कलरी पयट्टू को भगवान शिव ने बनाया है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो केरल की उच्च स्तर जो वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट है उसे किसने बनाया है? तो इसको स्वयं शिव भगवान ने बनाया है। इस कला का ज्ञान उन्होंने सप्तऋषि अगस्त्य को दिया है। किसको दिया? सप्तऋषि अगस्त्य को दिया है, जिन्होंने इस कला की मदद से दक्षिणी कलरीपयट्टू का विकास किया है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये कला है आपका कलरीपयट्टू, इन्होंने किसको दिया है? भगवान शिव ने। तो सप्तऋषि अगस्त्य को दिया है, जिन्होंने कला की मदद से दक्षिणी कलरीपयट्टू का विकास किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं?
ऑप्शन ए दूध नमक, ऑप्शन बी नमक चीनी, ऑप्शन सी हल्दी पाउडर और तेल, ऑप्शन डी चाक पाउडर और रेत। तो इसने कहा कि आप जल से कपड़े को के द्वारा छान के अलग कर सकते हैं। तो दूध और नमक को तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि पानी में जाने के बाद बिल्कुल घुलनशील हो जाता है। नमक और चीनी को भी नहीं कर सकते हैं, हल्दी और तेल को भी नहीं कर सकते हैं। तो किसको कर सकते हैं? हम रेत को कर सकते हैं और चॉक पाउडर को हम कर सकते हैं। आपको जल से कपड़े से छानकर इसको हम अलग कर सकते हैं क्योंकि चॉक पाउडर और रेत दोनों पदार्थ क्या है? जल में अघुलनशील है। ये क्या होते हैं? ये आपके जल में अघुलनशील है। जबकि ये तीनों क्या है? ये जल में घुलनशील है। क्या होता है कि ये जब जल में ये दोनों पदार्थ घुलने के कुछ समय पश्चात ही पदार्थ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं। अतः इन दोनों पदार्थों को हम आसानी से कपड़े से छानकर अलग कर सकते हैं। कि जब हम पानी में चॉक पाउडर या रेत को मिलाएंगे तो कुछ देर बाद आपके जो पानी की जो तल होती है, बर्तन के तल में जाके बिल्कुल बैठ जाते हैं, जिससे कि हम पानी को कपड़े से इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन दूध और नमक क्या होता है? बिल्कुल जम जाकर घुलनशील हो जाता है, जिसको हम बिल्कुल अलग ही नहीं कर सकते हैं। नमक चीनी हो गया, हल्दी पाउडर या तेल हो गया। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है? ऑप्शन ए डोसा पुलाव खीर, ऑप्शन बी चपाती दाल सलाद, सी हलवा बिरयानी जलेबी, डी दिया है आपका जेली है, सॉरी जलेबी नहीं, हलवा बिरयानी जेली, डी है अचार इडली हलवा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। इसने कहा कि एक ही प्रकार के खाने से सामग्री बना है। तो डोसा कहा, पुलाव और खीर क्या होता है आपका? ये एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। डोसा क्या है? यह एक दक्षिण भारतीय व्यंजन है। अगर पूछ देगा कि डोसा कहाँ का व्यंजन है, तो डोसा दक्षिण भारतीय व्यंजन है, दक्षिण भारत का व्यंजन है। ये किससे बनता है डोसा? तो चावल और उड़द के दाल से बनता है और इसको नारियल की चटनी के और सांभर के साथ परोसा जाता है। पुलाव कहाँ का है? तो पुलाव भी आपका एक ये उत्तर भारतीय व्यंजन है। ये क्या है? ये उत्तर भारतीय व्यंजन है। ये दक्षिण भारतीय व्यंजन है, ये आपका उत्तर भारतीय व्यंजन है। इसका मुख्य अवयव चावल क्या होता है? ये किससे बनता है? मुख्य ये चावल से बनता है। ठीक है। अब आपका है खीर। तो खीर भी किससे बनता है? चावल से ही बनता है। इसने क्वेश्चन पूछा कि एक ही प्रकार के खाने से सामग्री बना है, तो खीर कहाँ का है? तो खीर ये उत्तर भारत का है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ में इसको नोट भी करते हुए चलें। खीर कहाँ का है? उत्तर भारत में एक लोकप्रिय मिष्ठान के रूप में माना गया। खीर मुख्यतः किससे बनता है? ये भी आपका किससे बनता है? चावल से बनता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है यही कि आपका कि एक समूह एक ही प्रकार खाना का सामग्री बनाता है। डोसा किससे बनता है? तो चावल से बनता है। पुलाव भी किससे बनता है? चावल से। और खीर भी किससे बनता है? तो चावल से बनता है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन जगह डी इसका राइट होगा आंसर। डोसा कहाँ का है? तो दक्षिण भारतीय व्यंजन है जो चावल और उड़द की दाल से बनता है। पुलाव कहाँ का है? ये उत्तर भारतीय व्यंजन है जो चावल से बनता है। खीर कहाँ का है? ये उत्तर भारत का लोकप्रिय मिष्ठान है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उत्तर भारत का में सबसे लोकप्रिय मिष्ठान किसको माना गया है? तो खीर को माना गया, क्योंकि चावल के दूध से पकाकर बनाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध है उत्तर भारत के लिए, सबसे लोकप्रिय मिष्ठान है खीर जो चावल से बनाई जाती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका। ऑप्शन हो जाएगा ए डोसा पुलाव और खीर। ये तीनों चीज़ किससे बनती है? तो ये तीनों चीज़ आपका चावल से बनती है। चपाती से क्या होता है? गेहूँ बनता है। दाल तो बीज है और सलाद भी सब्जी है, ये तो बिल्कुल मेल नहीं है। हलवा भी सूजी का होता है, बेसन का होता है। बिरयानी चावल का होता है और जेली भी आपका किसी फ्रूट का होता है, ये भी गलत है। अचार हम आम के अचार बनाते हैं। इडली हम किससे बनाते हैं? चावल उड़द की दाल से या सूजी से बनाते हैं। और हलवा भी। तो ये तीनों आपका राइट
नहीं है। आपका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा कैसी होगी? ऑप्शन ए है केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी। ऑप्शन बी है कि एक साल में कई फसलों के उपजाऊ हो जाएगी। ऑप्शन सी कि उसी प्रकार की फसलों की उपजाऊ को हो जाएगी। ऑप्शन डी बंजर हो जाएगी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों को सिरों से जोड़कर बनाती है दर्शाती क्या है? ऑप्शन ए दृढ़ निश्चय, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी फूल तोड़ना, डी आपका दृढ़ता। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वो कमल के फूल का क्या सिरों को जोड़कर बनाती है। मुकुल हस्त मुद्रा को अपनी उंगलियों से जोड़ती हुई क्या दर्शाती है? तो कमल के फूल को दर्शाती है। यह मुद्रा क्या है? एक ऊर्जा देने वाला शांत मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? ऑप्शन ए चुकंदर का रस या पालक, ऑप्शन बी है अनार का रस, दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन सी नींबू पानी और जेली, ऑप्शन डी है खीरा और टमाटर का सूप। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका चुकंदर का रस और पालक पीने की सलाह दी जाएगी जो व्यक्ति को रक्तहीनता की पहचान हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है थोड़ा सा इसके बारे में। रक्तहीनता का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रक्तहीनता का मतलब क्या होता है। तो रक्तहीनता का अर्थ है कि शरीर में खून की कमी या रक्तहीनता के एनीमिया भी कहते हैं, जिसका हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं। खून की कमी किसके कारण हो जाती है? जब हम कोई चीज़ आयरन या कोई भी चीज़ हमको सेवन करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर में रक्तहीनता का कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया रोग भी इसको कहते हैं रक्तहीनता को, जिसका अर्थ है कि शरीर में खून की कमी होना यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों और कोशिकाओं को नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। एक व्यक्ति में जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है तो उसको क्या क्या करना चाहिए? तो उसे लौह तत्व युक्त चीज़ों का सेवन करना, जैसे कि आपका चुकंदर का रस, पालक, मूली, गाजर, सलजम, खीरा और गुड़ का मुख्य रूप से उसको सेवन करना चाहिए रक्तहीनता वाली पहचान को। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं इसके मुख्य तथ्य कौन कौन से रक्तहीनता के। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के लगभग भार कितना होना चाहिए? तो 7% होनी चाहिए। रक्त एक क्या है? आपका क्षारीय विलयन है, जिसका पीएच मान कितना होता है रक्त का? तो पीएच मान होता है आपका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का। ठीक है। रक्त लाल कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो लाल रक्त कण है इसका जीवन काल कितने का होता है? 120 दिन का होता है। ठीक। रक्त समूह जो रक्त समूह की खोज किसने की है? तो आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में इसका किया था। इसके लिए इन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको? तो कार्ल लैंडस्टीनर को मिला है। इन्होंने रक्त समूह की खोज की है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर होते हैं। कौन कौन से? ए और ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ। रक्त समूह को ओ को क्या कहते हैं हम? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं ओ को। और ए बी रक्त समूह का सर्वग्राही रक्त समूह है। ओ को हम क्या बोलेंगे? ओ को हम बोलेंगे सर्वदाता। और ए बी को क्या बोलेंगे? ए बी को बोलेंगे सर्वग्राही रक्त दाता, रक्त समूह कहेंगे। आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो रक्त समूह है उसको क्या कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं। वो सभी को दे सकता है, लेकिन ए बी क्या है? ये सर्वग्राही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए?
ऑप्शन ए फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए। ऑप्शन बी भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए। ऑप्शन सी है कि चावल और अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना चाहिए। डी है चावल और अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें कि वो भिगोया गया हो। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन अगर डी होगा, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। ठीक है, भोजन की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से तत्व तो इसके, थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। बहुत मोटा छिलका ना उतारें, लंबे समय तक भंडार ना करें, काटने से पहले सब्जी को धोना चाहिए न कि काटने के बाद, ये तो गलत बात है, और ज़्यादा पानी में ना पकाएं, कम पानी में पकाएं, और चावल को पर्याप्त पानी में उबालें, न कि बहुत ज़्यादा पानी में उबाल देंगे तो बिल्कुल उसकी क्या होती है, पौष्टिकता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री कौन सी है। ऑप्शन ए है आंवला पालक गुड़, ऑप्शन बी आंवला टमाटर गुड़, ऑप्शन सी पालक बंद गोभी टमाटर, ऑप्शन डी है आंवला बंद गोभी गुड़। तो इसका कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए आंवला पालक गुड़। अब कौन से विटामिन की कमी से रक्त रोग और होता है। लौह जो प्रचुर खाद्य सामग्री कौन कौन सा है, तो आंवला, पालक, गुड़ और ब्रोकली। ब्रोकली में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ब्रोकली में आपको विटामिन सी पाई जाती है। मछली, लाल मांस और यकृत, ये क्या हमारे, ये आयरन के प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है। कौन कौन सा है, आंवला हो गया, पालक हो गया, गुड़, ब्रोकली, मछली, लाल मांस या यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कौन सा है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से पूछी गई है। ऑप्शन दे के हाइबेरनस जिसको शीत उपस्वाप बोलते हैं, ऑप्शन बी की स्टेट रिवोल्यूशन जो झंकारना बोलते हैं, सी है मॉल्टरिंग जिसको हम झाड़ना बोलते हैं, ऑप्शन डी की सेलिंग जिसको हम बोलते हैं छिलना। तो ये क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो इसी प्रक्रिया कहलाती है हमारे का मॉल्टिंग जिसको हम झड़ना बोलते हैं। बिल्कुल पंखें झड़ जाती फिर बाद में उनके नए पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब। ऑप्शन ए सभी घरों में रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, ऑप्शन बी इस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, ऑप्शन सी प्राप्त होने वाला पानी पीने का खाने पकाने की असुरक्षित है, ऑप्शन डी प्राप्त पानी से लोग धोने और सफाई का काम कर सकते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा कि प्राप्त होने वाला पानी पीने और खाना पकाने के लिए असुरक्षित महसूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कुडुख भाषा को तुरंग में निम्नलिखित अर्थ है। ये तो आपका एनसीईआरटी बुक से, आपको एनसीईआरटी की बुक से सारे जितने भी दिए गए हैं मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूँगी, क्लास 3 की, क्लास 4 की, क्लास 5 की। तो कुडुख भाषा में तुरंग को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए वन उत्पाद, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वनवासी, ऑप्शन डी है आपका निष्फल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका वन या जंगल कहते हैं। ये भाषा कहाँ की है कुडुख भाषा, तो कुडुख भाषा हमारी कहाँ की है, ये झारखंड की है। झारखंड में भाषा ये बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरंग भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भाषा कहाँ कहाँ बोलती है, झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में कई लाख से अधिक लोग इस भाषा को संवाद करते हैं। अब कुडुख भाषा कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ और एमपी में इस भाषा का प्रयोग किया गया है, कई लाखों में संवाद करते हैं। झारखंड सहित कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय का कुडुख भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में से एक है, या एक द्रविड़ भाषा है। कुडुख भाषा कैसी है, तो ये हमारा ये एक प्रकार का क्या है आपका कुडुख भाषा, ये एक प्रकार का द्रविड़ भाषा है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कुडुख भाषा कौन सी भाषा है, तो द्रविड़ भाषा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपका घर एक्स पर स्थित है और दूध की दुकान वाई पर स्थित है।
आपके जितने भी मैप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो इसकी वीडियो डल चुकी है, आप जाकर उस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन हमारा कि आपका घर कहाँ स्थित है, एक्स पर है, ये बन गया हमारा एक्स, और दूध की दुकान कहाँ पे है, वाई पे है। तो आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। एक्स के ठीक उत्तर में क्या है, दूध की दुकान है, जिसको हम ए से के नाम से दर्शाते हैं। कितना दूर है, ये आपका है 50 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ठीक ए की पश्चिम में 60 मीटर है, ए की पश्चिम में 60 मीटर है। पहले थोड़ा सा स्पेस वाले जगह पे इसको बनाएं, इससे जल्दी समझ में आ जाए। इसने कहा है एक्स पर जाना है, ये हमारा एक्स का घर है, और हम ए पे गए उत्तर में 50 मीटर। अब हमको एक बी पर जाने के लिए हमें क्या करना है, ए के ठीक पश्चिम में जाना है, कितना 60 मीटर, ये हो जाएगा बी। फिर सी पर जाते हैं तो जो बी के ठीक उत्तर में है, अब हमें सी में जाने के लिए ठीक हमको बी के उत्तर जाता है, बी के उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर। तो कितना मीटर चले हम, 50 मीटर चले, जिसको सी के दर्शाते हैं। सी के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है दूध की दुकान, सी के ठीक पूरब में। तो पूरब पश्चिम कैसे दर्शाएं, तो हम पूरब पश्चिम ऐसे दर्शाएंगे, ये आपका पूरब, ये होगा पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। इसने कहा कि ठीक सी के पूरब में कितना मीटर, तो 100 मीटर, तो 100 मीटर चल दिए हम। ये आपका क्या हो गया भाई, तो दूध की दुकान के सापेक्ष आपका घर किस दिशा में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दर्शाने के बारे में पूछा है तो हम यहाँ पे इस तरह का प्लस का चिन्ह बना के और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख देंगे। और इसने कहा कि सापेक्ष, तो कैसे हम दर्शाएंगे इसको, तो इसको हम ऐसे दर्शाएंगे। तो कौन सा कोण हो जाएगा हमारा, ये दक्षिण पश्चिम की दिशा में है हमारा घर, तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन अगर डी इसका राइट होगा आंसर, दक्षिण पश्चिम में आपका घर दर्शाया गया है। ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण। तो किस कोने पे है, तो दक्षिण पश्चिम के कोण पे एक्स आपका घर है वाई के सापेक्ष। इसने पूछा है कि क्वेश्चन में जो पूछता है ना उसी के, इसने कहा कि दूध की दुकान के सापेक्ष, दूध की दुकान कहाँ पे है, वाई पे है, तो वाई के सापेक्ष हमारा घर कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में है। पहले सापेक्ष देखते हैं किसके सापेक्ष पूछा गया है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपका पेपर में यही होगा। पहले हम सापेक्ष पढ़ेंगे, किसके सापेक्ष पूछा है, घर के सापेक्ष पूछा है या दूध के सापेक्ष पूछा है, तो दोनों को क्वेश्चन को अंतर समझने के बाद ही हम आंसर को टिक लगाए। इसने पूछा कि दूध की दुकान के सापेक्ष मतलब वाई के सापेक्ष आपका घर कहाँ है, एक्स, तो हमारा दक्षिण पश्चिम में पूछा है। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि घर के सापेक्ष दूध की दुकान कहाँ है, अगर दूध की दुकान पूछता घर के सापेक्ष, तो आंसर क्या होता हमारा, तो आंसर होता आपका क्या, आपका होता है आंसर आपका दक्षिण और पूरब हो जाता। घर के सापेक्ष पूछेगा तो दक्षिण पूरब, और दूध की दुकान मतलब वाई के सापेक्ष आपका घर कहाँ है, तो दक्षिण और पश्चिम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पक्षियों के पंखों को दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन है ए बार्ब, बी है रेचिस, सी क्विल, डी है क्लेमस। तो इसको क्या बोलेंगे, जो पक्षियों के पंखों को जो दोनों ओर के जो मुलायम भाग को क्या कहते हैं, बार्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्ब। ये कौन से ग्रोथ होती है, ये आपका एपिडर्मल ग्रोथ होती है। पंख का एक विशेष प्रकार का प्रोटीन से बने होते हैं जिसकी बीटा केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। ये आकृति विज्ञान के आधार पर आमतौर पर 6 अलग अलग पंख से होते हैं, जैसे कंदूर का पंख, सेमी प्लूम पंख, उड़ान पंख, ब्रिसलन पंख और फ्लेमून पंख। ये विशिष्ट पंख में से एक केंद्रीय सॉफ्ट जिसमें रेचिस कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, बार्ब को रेचिस भी कहते हैं। इसमें युग्मत संख्याएं होती हैं और पक्षियों के पंख के दोनों ओर का मुलायम भाग को क्या कहलाते हैं, बार्ब, जो एक चपटी आमतौर पर घुमावदार सतह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब थोड़ी सी। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के समानता लक्षण होंगे, ऑप्शन ए बुखार के साथ खांसी जुकाम, ऑप्शन बी दस्त और बुखार, सी है ठंड लगना और बुखार, डी है त्वचा पर फोफले और बुखार। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, ठंड लगना और बुखार क्या है, मलेरिया के लक्षण है।
अब मलेरिया के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से हो सकता है? ठंड लगना, गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक, सिर दर्द भी होता है, सिर दर्द, मितली मतलब जी मिचलाना, तेज बुखार होना, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। उल्टी होना, पेट में दर्द, रक्त लपकना, पसीना होना, मांसपेशियों में दर्द होना, अगर ये सब लक्षण आपको दिखते हैं तो आप मलेरिया की जाके टेस्टिंग जरूर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, बी, यात्रा के माध्यम का चयन, सी, चर्चा के अवसर सृजित करना, डी, चिंतनशील जर्नल लिखना और रखना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, चर्चा के अवसर सृजित करना क्या है हमारा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के चार चरणों में से सही क्रम को इंगित कीजिए। ऑप्शन ए, विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित करना और सकारात्मक वातावरण का सृजन करना है। बी है, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना है, एक भली प्रकार आयोजित करना होता है। ऑप्शन सी, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित करना और प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना विषय की पुनरावृत्ति के लिए। डी में दिया कि एक भली प्रकार का आयोजित होना चाहिए और सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना और विषय की पुनरावृत्ति के लिए कहना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। यह क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए कि सकारात्मक वातावरण का सृजन होना चाहिए, एक भली प्रकार का आयोजित होना चाहिए योजना और प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना चाहिए और विषय की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। इसका सही क्रम यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गए, सभी विद्यार्थी ने अपने छाते खोल लिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश के गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? एक अध्यापक के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरफ पौधों को विषाणु से जुकाम लग सकता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि पौधे विषाणु से प्रभावित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से क्या बचा सकते हैं। ऑप्शन डी, कि सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि क्या रिया प्रश्न के बारे में सही सोचा है। ऑप्शन है आपका दिया कि ए और बी दोनों सही है, बी में कहा कि बी और सी सही है, सी में कहा कि सी डी सही है, डी है कि आपका ए और डी सही है। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर, सी और डी सही है। मतलब उससे पूछना चाहिए कि पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं और सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि क्या रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हो। ये दोनों आपका राइट होगा आंसर, सी और डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। ए, समूहों को व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, बी, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, सी, समूह क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, डी, समूह को शिक्षक के मान में वृद्धि। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी, इसका राइट होगा, समूह के क्रियाकलापों मान की वृद्धि क्या है हमारा, अधिगम का उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उससे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या सापेक्ष को संबोधित कर रहे हैं? ऑप्शन ए, विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता का उत्पन्न करना, बी में के परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशल का विकास करना, सी में की प्राकृतिक और भौतिक मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, डी में दिए कि समानता, न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी होगा कि समानता और न्याय और मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना क्या हमारा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या के अपेक्षा को संबोधित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है?
किस प्रकार है? ऑप्शन ए संभव नहीं है, बी शिक्षार्थियों पर निर्भर है, सी नवाचार के लिए आवश्यक है, डी समय नष्ट करती है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, नवाचार के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का पर्यावरण के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पराक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह है ए प्रश्नावली प्रक्रम, बी अवलोकन प्रक्रम, सी परियोजना प्रक्रम, डी प्रायोगिक प्रक्रम। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, परियोजना प्रक्रम इसका राइट होगा। प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है परियोजना प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए में दिया है कि शिक्षा से बातचीत करें, बी में है कि पाठ्यपुस्तक और पठन सामग्री करें, सी में है कि सीखने के दौरान अनुभव प्राप्त हो, डी क्रियाकलाप और के दौरान अंतःक्रिया हो। तो ए में दिया है कि ए बी सी सही है, बी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है, सी कह रहा है कि बी और सी सही है, डी है कि सी और डी दोनों सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी कि सी और डी दोनों सही। सीखने के दौरान अनुभव हुए और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया करने से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सीखने के विषय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षिक उपगम को अधिग्रहण करना चाहिए किस प्रकार? ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात उपगम, बी में अल्प ज्ञात से अल्प ज्ञात उपगम, सी ज्ञात से अज्ञात उपगम, डी अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपगम की ओर। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर इसका राइट होगा आंसर। आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आगमन विधि जिसको ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बोलते हैं। ज्ञात से अज्ञात किसका है? तो आगमन विधि का निर्माण। और अज्ञात से ज्ञात की ओर क्या है? ये निगमन विधि का है। ठीक है, तो आगमन विधि क्या होगा आपका? ज्ञात से अज्ञात से हो जाएगा, उदाहरण से नियम होगा, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से समान की ओर होगा। आगमन में क्या होगा? विशिष्ट से समान की ओर होगा। और आगमन में क्या, निगमन में क्या होगा? तो निगमन हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। निगमन होगा अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये आपका आगमन विधि का होता विधि। निगमन विधि में क्या होगा? तो निगमन विधि में जस्ट इसका उल्टा होता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा, नियम से उदाहरण की ओर होगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर होगा, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इसका ठीक उल्टा आगमन का होता है आपका निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे या उपयुक्त होंगे? और ए में दिया है पेपर और पेंसिल परीक्षण, बी में समूह कार्य, सी में निष्पादन परीक्षण, डी है परियोजना कार्य। तो ए में दिया है कि ए और सी सही है, बी में है कि बी और डी सही है, सी है कि ए और बी दोनों सही है, डी में है कि सी और डी दोनों सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और डी सही है। समूह कार्य होना चाहिए और परियोजना कार्य होना चाहिए आकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ए ज्ञान के प्रदाता के रूप में, बी ज्ञान के दाता के रूप में, सी ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में, डी ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, ज्ञान की सुगमकर्ता के रूप में भूमिका सर्वोत्तम रूप में समझाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेशन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? ए है उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या,
बी बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, सी ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, डी सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेशन, ई है कि प्रमुख संपत्तियों से संबंधित गतिविधियों एवं समाधान। ए में दिया है कि ए और बी सी सही है, बी में कि बी सी डी सही है, सी कि ए सी और ई सही है, डी है ए डी ई सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, बी सी डी इसका राइट होगा आंसर। बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा का संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए और ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए। डी में कि प्रमुख संस्कृति सामाजिक विभिन्नता का समावेशन होना चाहिए बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। साधन को प्रेक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं, सम्मिलित करते हैं। कौन कौन सा? ऑप्शन ए है कि वृत्तांत अभिलेख, बी श्यामपट्ट, सी कार्यपत्र, डी पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए इसका राइट होगा कि वृत्तांत अभिलेख इसका क्या हो सकता है, साधन परीक्षण के लिए उपयुक्त किए जा सकते हैं या सम्मिलित करते हैं। इसका राइट होगा ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अन्य ने चींटियों के एक मरे हुए कन खजूरे को ले जाते हुए देखा। ये चींटियां चैप्टर किससे है आपका? ये तो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ही ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वो बड़े जानवरों को ले जा सकती है। यह सामान्यीकरण तक पहुंचने का अनाया द्वारा निम्नलिखित पर अध्ययन की प्रक्रिया कौशल को किन कौशलों से सम्मिलित करते हैं? ऑप्शन ए अवलोकन, बी है भविष्यवाणी, सी अनुमान लगाना, डी प्रयोग और डी ई है निष्कर्ष। इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बताया गया कि ए बी सी सही है, बी में बताया गया कि सी डी ई सही है, सी बताया गया कि बी सी डी सही है, लेकिन डी में कहा गया कि ए सी ई सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ए सी और ई इसका राइट होगा आंसर। अवलोकन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अनुमान लगाना चाहिए और निष्कर्ष का परिणाम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? ए है कि परिमाणात्मक आकलन, बी निर्देशात्मक आकलन, सी वर्णनात्मक आकलन, डी है कि रचनात्मक आकलन होना चाहिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका विद्यालय आधारित आकलन प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे होनी चाहिए? तो रचनात्मक होना चाहिए। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।